हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। आज से आपके सामने फर्स्ट क्लास है थर्ड सेमेस्टर की, जिसका आज हम श्री गणेश कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है। एज पर न्यू सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर यूपी। देखिए, आपके दो पेपर हैं, ओनली दो पेपर, केवल दो पेपर। शैक्षिक नेतृत्व विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, क्योंकि इसका नाम पहले शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन था सेकंड ईयर में, तो वही याद है। विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, और दूसरा है शैक्षिक निर्देशन और परामर्श। ठीक है, सिर्फ दो पेपर पढ़ने हैं। अगर सेकंड सेमेस्टर में आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, भूल हो गई, मेहनत नहीं हो पाई, तो अब तो यार केवल दो ही किताबें पढ़नी है, दो ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लगा दो अपना जी जान और बहुत बेहतरीन मार्क्स गेन करो। ठीक है, क्लासेज हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है। पेपर फर्स्ट है आपका बीएड 2 ईयर्स CBCS प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम आप सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, यूनिट फर्स्ट में आप लोग कितना पढ़ने वाले हैं, यूनिट सेकंड में आप लोग कितना पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। यूनिट थर्ड में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, विद्यालय प्रबंधन के तत्व पढ़ने को मिलेंगे, और उसके बाद फिर यूनिट फोर्थ, यानी कि चार यूनिट आपको देखने को मिलेंगी दोनों पेपर में। प्यारे दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे, जैसे कि अगर आपको, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था कि हम लोगों ने बहुत बेहतरीन किया था और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पास हुए थे। सेकंड सेमेस्टर में जो हमारी गाड़ी थी वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गई थी, है ना, और बहुत बेहतरीन, मैं भी अंदर से खुश नहीं हो पाया, आप लोग भी खुश नहीं हो पाए। लेकिन ये जो थर्ड सेमेस्टर है, इसमें हम लोग बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नया करने वाले हैं। नया ये करने वाले हैं कि इसमें हम लोग पहले तो सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यूनिट वाइज क्या करेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद जब यूनिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि वी हैव एनफ टाइम, हमारे पास टाइम जो है वो एनफ है, मतलब टाइम है। दो ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो क्यों ना फिर बेहतर तरीके से किया जाए। अभी हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, जिस दिन ये हमारी शैक्षिक नेतृत्व, जो ये फर्स्ट यूनिट है, जब ये फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी तो इसके हम लोग MCQs कर लेंगे। फिर सेकंड यूनिट शुरू करेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। फिर जब सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी तो इसके अब MCQs कर लेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ेंगे। पहले सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशनल लीडरशिप। नेतृत्व क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन नेता होता है, ये सब इसमें हमें जानने को मिलेगा। आज की क्लास में हम लोग नेतृत्व का अर्थ पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, नेतृत्व की परिभाषाएं पढ़ेंगे, और फिर उसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बात नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे मेरी क्लासेस लेंगे उनको ना तो कोई बुक खरीदने की आवश्यकता है, ना तो कोई इजी नोट्स खरीदने की आवश्यकता है। बस जितना हम बताएं उतना करते जाना, आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप स्मार्टर एवरीडे से जुड़े हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आपको ना तो कोई बुक खरीदनी है, ना कोई इजी नोट्स खरीदना है। ठीक है, जितना हम बताते जाएं उतना करते जाइएगा, आप बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कर पाएंगे। शैक्षिक नेतृत्व के कार्य पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, प्रभावपूर्ण शैक्षिक नेतृत्व के कार्य पढ़ेंगे, और आगे जाएंगे। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार क्या होते हैं, प्रकारों पर का वर्णन करेंगे, और फिर प्रभावी नेता के क्या महत्वपूर्ण गुण होते हैं। इतना हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, धीरे धीरे और चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखिए, शैक्षिक नेतृत्व, नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, नेतृत्व होता क्या है। नेतृत्व में नेता जो होता है वो अपने सहयोगियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है। क्या करता है, जो नेता होता है वो अपने सहयोगियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है। कैसे, मान लीजिए मैं नेता हूं और मेरे साथ मान लीजिए 15 लोगों का ग्रुप है, तो मैं जाहिर सी बात है कि इनके व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करूंगा, है ना। बाकी और डिटेल में आप समझेंगे भी। शाब्दिक दृष्टि से नेता शब्द का अर्थ है नियतेयः अनेन। क्या है, नियतेयः अनेन, अर्थात जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे, वही तो नेता है, वही तो लीडरशिप कर पाएगा, है ना। जो दूसरों को आगे ले जाने की क्षमता रखे, जो दूसरों का मार्गदर्शन कर पाए, रास्ता दिखा पाए, वही नेता होता है। इस प्रकार नेता वह व्यक्ति है जो स्वयं आदर्श रूप होकर दूसरों को भी आदर्श की ओर
ले जाता है। नेता कौन है? नेता वह व्यक्ति होता है जो स्वयं खुद एक आदर्श रूप को धारण करके दूसरों को भी एक आदर्श रास्ते की तरफ लेकर के जाता है। नेता को अंग्रेजी में लीडर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लीडर शब्द का अर्थ होता है जो अग्रसर करता है, वन हु लीड्स, जो अग्रसर करता है ना, जो आगे चलता है। लीडर शब्द भी मार्ग प्रदर्शक, जो नायक होता है, अग्रसर करने वाला, नेता, नेतृत्व करने वाला आदि अर्थों को प्रकट करता है ना। एक व्यक्ति होता है हर एक समाज में, या कह सकते हैं गांव में एक मुखिया होता है। वो क्या करता है? जो मुखिया होता है गांव वालों को उसकी बात माननी पड़ती है। मुखिया आगे चलता, किसी भी काम को करने के लिए मुखिया आगे चलता है, फिर उसके पीछे गांव चलता है, या जो भी समुदाय है ना, ग्रुप है, समूह है, उस समूह के लोग उसके पीछे चलते हैं, अपने मुखिया के पीछे, है ना। अतः जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए या जिसमें आदर्श व्यवहार की क्षमता हो वह नेता कहलाता है। सीधी सी बात है, जो क्या करे? जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए या जिसमें आदर्श व्यवहार की क्षमता हो वह नेता कहलाता है। इस प्रकार नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है। यह व्यवहार अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अधिकतर प्रभावित करता है और यह व्यवहार नेता में ही पाया जाता है। देखिए आगे लिखा है, चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा है। क्या लिखा है? व्यक्तियों के व्यवहार के गुण के रूप में नेतृत्व को चेस्टर बर्नार्ड ने परिभाषा दी है। क्या परिभाषा? नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह व्यक्तियों और उनकी क्रियाओं को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार का एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से व्यक्तियों और उनकी जो एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं, उनको संगठित करने का प्रयास करता है ना, उनका मार्गदर्शन करता है। ये चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं। वहीं पर कुंटस एवं ओ डोनेल कहते हैं, नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेश के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की एक योग्यता है। नेतृत्व क्या है? अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको व्यक्तियों तक एक संदेश पहुंचाना होता है, उनका मार्गदर्शन करना होता है, उनको सही पथ प्रदर्शन करना होता है। तो ये सब हमारा नेतृत्व में आता है। कॉटस और काहन कहते हैं नेतृत्व एक प्रभाव है। नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें जो भी व्यक्ति नेता की स्थिति पर विराजमान है वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है ना। ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि किसने कौन सी बात कही है। बेरन एवं बार्ने कहते हैं नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें नेता समूह के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालता है। नेता समूह के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालता है, वह उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों की ओर दिशा निर्देश भी देता है। अल्फोर्ड और बीटी कहते हैं कि नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अपनी इच्छा से स्वेच्छापूर्वक तथा बिना किसी दबाव के समूह से कोई वांछित कार्य करवाया जाता हो। बिना किसी दबाव के समूह से कोई वांछित कार्य करवाया जाता हो स्वेच्छापूर्वक, वही हमारा नेतृत्व कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये नेतृत्व की कुछ अर्थ और परिभाषा हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी जानते हैं नेतृत्व के बारे में, बहुत डीपली समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे प्रशासक में उन गुणों का संयोजन है जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने में सक्षम हो जाता है। यानी कि नेता जो होता है उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि वह दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने में, कार्य लेने में सक्षम हो जाता है। इसे और सरल रूप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। नेतृत्व व्यक्ति का वह गुण अथवा शक्ति है। नेतृत्व व्यक्ति का वह गुण या शक्ति है जिसके द्वारा वह संबंधित कार्य में मार्गदर्शन करके प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार कार्य लेना जानता है। जिसके द्वारा वह जो भी संबंधित कार्य है उससे तो लोगों का मार्गदर्शन करके हर एक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लेना वो जानता है, किसके अंदर क्या काम है। जो मुखिया होता है वो काम बांट देता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। वो जानता है किसके अंदर क्या क्वालिटी है ना। और संगठन के उद्देश्य पूर्ति के लिए सभी व्यक्तियों की शक्ति को उद्देश्य की ओर परिवर्तित कर देता है। शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति को आदर्श रूप में स्वीकार किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, कहाँ? एजुकेशन की फील्ड में जो व्यक्ति नेतृत्व प्रदान करता है उसको व्यक्ति आदर्श रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। किस रूप में? आदर्श रूप में। उसको लोग अपना आदर्श भी मानते हैं। यह आदर्श रूप अन्य अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए होता है।
वस्तुतः शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रशासक को शैक्षिक नेतृत्व की शक्ति को प्राप्त करना होता है। समाज के अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी शैक्षिक नेतृत्व की परम आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से दूसरे कार्यों के लिए नेतृत्व होता है, उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आप जो है बेहतर करना चाहते हैं तो आपको नेता की आवश्यकता होगी और नेतृत्व करना होगा। देखिए कैसे, शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, हमने नेतृत्व का अर्थ पढ़ लिया। नेतृत्व का मतलब होता है जो एक नेता होता है वह अपने समूह को सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास करता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह का नेतृत्व करता है। शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। देखिए यहाँ पे आपके नेता कौन हो सकते हैं पता है, यहाँ के आपके नेता आपके प्राचार्य जी हो सकते हैं, आपके प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, आपके कॉलेज के विभाग के जो अध्यक्ष हैं, आपके एचओडी हो सकते हैं। ये सब यहाँ पे आपके नेता के रूप में आएंगे। ठीक है, समझते हैं बात को। वर्तमान युग में प्रेजेंट टाइम में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता जा रहा है। आप सभी जानते हैं, भली बात ही है ना, शिक्षा का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक हो गया है। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग तथा शिक्षालयों यानी विद्यालयों में सभी प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, काम को तो करना पड़ेगा। इनमें से कुछ व्यक्ति प्रशासक के रूप में अपने कार्य का निर्वाह करते हैं और अन्य व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वे प्रशासक के आदेश के अनुसार काम करें। क्या होता है, यहाँ पर कुछ व्यक्ति होते हैं जो प्रशासक के रूप में काम करते हैं और जो अन्य व्यक्ति हैं उनसे आशा की जाती है कि वे जो काम उनको प्रशासक करने के लिए दे, आदेश दे, वे व्यक्ति उस काम को पूरा करें। शिक्षा के क्षेत्र में निदेशक, उपनिदेशक, विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष जैसे कि आपके बीएड के एचओडी हो गए तथा कुछ वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशासक के रूप में ही अपने उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। ये सभी यहाँ पे प्रशासक के रूप में होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा प्रधानाचार्य या विद्यालय निरीक्षक ये किस रूप में है, प्रशासक के रूप में है, अध्यापक के तौर पर है, प्रधानाचार्य के रूप में, या जो भी ऑप्शन दे देगा। तो आप ध्यान रखेंगे प्रशासक के रूप में काम करते हैं। इन्हें अपनी जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये उनको कैसे निर्वाह करते हैं, प्रशासक के रूप में। इन प्रशासकों को ही शिक्षा क्षेत्र में नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये सब हमारे नेता हैं। कौन है, ये निदेशक हो गया, उपनिदेशक, विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य हमारा नेता होता है, विभागाध्यक्ष हमारे एचओडी हमारे नेता हैं, है ना। ये सब प्रशासक के रूप में काम करते हैं और ये क्या है, ये नेता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा और विद्यालय संबंधी अनेक समस्याओं की विधिवत ज्ञान होना ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब आपके जो विभागा जो आपके एचओडी हैं बीएड के, उनको विद्यालय संबंधी जो अनेक समस्याएं होती हैं उनका विधिवत ज्ञान तो होना ही चाहिए, अन्यथा वो हम लोगों को कहाँ, बीएड के स्टूडेंट्स को कहाँ वो आगे ले जा पाएंगे, है ना। तो उनको दुनिया भर की जानकारी तो बनती है। पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षक व्यवहार, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का प्रशासकों को सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जो प्रशासक होता है उसके पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, टीचिंग मेथड्स कौन कौन सी अपनाई जा रही हैं, टीचिंग किस तरीके से किया जा रहा है, व्यवहार क्या है, मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट प्रोसेस क्या है, इन सब का ज्ञान जरूरी है। ये शैक्षिक नेतृत्व हो गया। अब देखिए शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्या है। किसी भी संगठन का कार्य संचालन के लिए नेतृत्व शक्ति की उपयुक्तता को स्वीकार किया जाता है। नेता अपनी सूझबूझ से अनेक कार्यों को संपादित करता है। शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों को संपादित करता है। शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों के संबंध में भी विद्वानों ने विचार किया है। क्या विचार किया है, देखिए रेशमेयर और अन्य ने ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षिक नेतृत्व के, देखिए आपके सामने शैक्षिक नेतृत्व के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। अब हम जानेंगे कि शैक्षिक नेतृत्व के क्या काम होते हैं। देखिए वो यहाँ पे जो डिटेल है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा कार्य जानेंगे। देखिए तो शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों में निम्नलिखित 9 क्षेत्रों को गिनाया गया है, यानी कि 9 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें शैक्षिक नेतृत्व के कार्य के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 तो कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना कि जो भी काम किया जा रहा है आखिर उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के काम किया जा रहा है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नीतियों का निर्धारण करना, यानी कि शैक्षिक नेतृत्व का क्या कार्य है, एक तो जो भी काम किया जा रहा है उसके उद्देश्य निर्धारित करना, नीतियों का निर्धारण करना, कार्यों का निश्चय करना कि क्या काम होना है, कैसे करना है, प्रशासकीय कार्यों और उनके ढांचे में समन्वय स्थापित करना, प्रभाव का मूल्यांकन करना, शिक्षा विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर के काम करना, समाज के शैक्षिक साधनों का उपयोग करना,
समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना, जो समाज के व्यक्ति हैं उनका भी सहयोग प्राप्त करना शैक्षिक नेतृत्व यानी जो शैक्षिक नेता है उसका काम है ये। संबंधित और शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों से विचार विनिमय भी करना, ये क्या है हमारे शैक्षिक नेतृत्व के कार्य होते हैं। अब देखिए प्रभावपूर्ण शैक्षिक नेतृत्व के क्या कार्य हैं। प्यारे दोस्तों आपसे हम बताना चाहेंगे कि जिस पर हम पेड क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी कराई थी, सेकंड सेमेस्टर में भी कराई थी और थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 ही सब्जेक्ट मिलेंगे, आपके 2 सब्जेक्ट हैं ही, और इनकी पेड क्लासेस मिलेंगी। पेड क्लासेस में क्या होता है कि जो भी हमारी पीडीएफ्स हैं, जो भी कंटेंट है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड हो जाता है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा किस तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा। अगर आप पेड लेंगे तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि किस तरीके का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखिएगा एक सेकेंड। देखिए पहले तो हमारे ये हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे दोनों पेपर के, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखा होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किए गए थे स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें पूरा मैंने मैच कर लिया है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम पूरा आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग कंटेंट होगा, इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस लेंगे उनको ना तो कोई बुक्स खरीदने की आवश्यकता है और ना ही किसी प्रकार का कोई जी नोट्स कुछ भी खरीदना नहीं है। अगर आप हमारी क्लासेस ले लेते हैं तो डेफिनेटली पढ़ते रहिए और उसके बाद लास्ट में जाके एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया। इस प्रकार से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको फुल रिवाइज जो करवाया गया है उस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे। आपका जो आप पढ़ रहे हैं विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, ठीक है, इसका फुल रिवीजन है। नेतृत्व देखिए शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है, आगे, जिसका अर्थ होता है आगे आगे चलना। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य को पूरा करने के लिए तथा दूसरों के मार्गदर्शन के लिए आगे चले वही नेता होता है। इस प्रकार के नोट्स होंगे ये, है ना। इनकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं वो लिखिए। नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है, देखिए उद्देश्य के निर्धारण में हमने अभी पढ़ा, नीति निर्धारण पढ़ा, नियंत्रण करना, प्रतिनिधित्व करना, पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना, ठीक है। इस प्रकार से ये नोट्स आपको मिलेंगे। नेतृत्व के जो सिद्धांत होते हैं जो हमने अभी नहीं पढ़े हैं आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये पूरा फुल रिवीजन मिलता है, ठीक है। और ये जो सुपर 100 MCQs होते हैं ये भी आपको पेड नोट्स में मिलते हैं। देखिए सुपर 100 MCQs होते हैं। ये देखिए नेतृत्व का अर्थ होता है आगे आगे चलना, नेतृत्व से एक प्रकार की क्या होती है अनुकरणीयता का बोध होता है ना। इस प्रकार से और पूरे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप पेड ले सकते हैं। दोनों पेपर की जो फीस होगी वो मैं अभी आपको बता दूंगा। और इस प्रकार से सारे नोट्स होंगे। तो आपने देख लिया किस तरीके से वेल रिटन प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको दोनों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। और लास्ट में बताएंगे आपको भी फीस क्या होगी। चलिए पढ़ लेते हैं। प्रभावपूर्ण शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्या हैं, फंक्शंस ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप। नंबर 1 तो सुनिश्चित योजना का कार्य करना। इस सुनिश्चित योजना का निर्माण करना, एक तो प्लानिंग सबसे बड़ी चीज है। किसी भी काम को करने के लिए योजना जो बनाई जाती है, जो प्लान किया जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्लान ठीक तरीके से कर लिया तभी आप उस अपने उद्देश्य पर, अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। अगर हमारी प्लानिंग नहीं सही है, प्लानिंग ही गड़बड़ा गई तो फिर हम अपनी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते जहां हम जाना चाहते हैं। योजना जितनी मजबूत और निश्चित होगी, कार्य को करने में उतनी ही बड़ी हमें सफलता मिलेगी। उद्देश्य प्राप्ति और सफलता के लिए नेता को अत्यंत कुशलतापूर्वक स्किलफुल होना चाहिए, योजना का निर्माण करना चाहिए। योजना में क्या हो, एक सीक्वेंस होना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। किसी भी काम को करने के लिए जो प्लानिंग जो करता है उस पर सबसे बड़ा दबाव होता है, क्योंकि प्लानिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। वित्तीय कार्यकुशलता, इफिशिएंसी इन एजुकेशनल फाइनेंस होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो शैक्षिक नेतृत्व का कार्य वित्तीय समस्याओं को सुलझाने का भी होता है। जैसे कि वित्तीय समस्याएं क्या हो गई, जैसे कि नेता को भवन निर्माण जो हो रहा है, जो कॉलेज बिल्डिंग बन रही है, जो लाइब्रेरी है, जो खेल का मतलब जो गेम का जो प्लेग्राउंड है, सांस्कृतिक कार्य जो होते हैं आदि पर खर्च होने वाली जो धनराशि है उसका क्लियर ज्ञान होना चाहिए। कहाँ पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना बजट है, कितना काम हो रहा है, ये सारी चीजें उसको ज्ञान होना चाहिए। उसको किसको, नेता को। विकास कार्यों में निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूशन इन डेवलपिंग प्रोग्राम। नेता को संपूर्ण राष्ट्र के शैक्षिक विकास, राष्ट्रीय नीति, स्थानीय सहायता स्रोत आदि का स्पष्ट ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। शैक्षिक नेता के कार्यों की तभी प्रशंसा होती है जब वह विद्यालय की निरंतर उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। भाई शैक्षिक नेता है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रशंसा तभी होगी जब उसके निर्देशन पर, उसके आदेश पर कॉलेज ऊंचाइयों बुलंदियों को छुएगा, तभी
उसकी तारीफ होगी, है ना। और फिर है संस्थागत प्रशासन। ये क्या है? इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक नेता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य उस संस्था के प्रशासन को ठीक रखना है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर होती है। क्या है? शैक्षिक नेता का जो सबसे सर्वाधिक यानी कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? संस्था के प्रशासन को ठीक रखना, जिसका उत्तरदायित्व उसके कंधों पर डाला गया है। विद्यालय की अनेक गतिविधियां होती हैं। शिक्षण कार्य हो गया, कार्यालय संबंधी कार्य हो गए, पुस्तकालय हो गए, क्रीड़ा कार्य हो गया, शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों से संबंधित कार्य हो गए, समाज के व्यक्तियों से संपर्क करना। ये कुछ ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके संबंध में नेता का सदैव जागरूक रहना होता है। चलिए, संस्थागत प्रशासन हो गया। अब देखिए, नियुक्ति और चयन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि जो भी नेता वहाँ बैठा हुआ है ना, अब अगर नए टीचर्स की वहाँ पे वो उसको रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन कर रहा है, तो किस बेस पे करे, है ना, उसको भलीभांति जांचना पड़ेगा। संस्था का संपूर्ण कार्यभार योग्य अध्यापकों की नियुक्ति पर ही आश्रित होता है। अगर आपके कॉलेज में, स्कूल में योग्य अध्यापक हैं, एलिजिबल हैं, है ना, बढ़िया नॉलेजेबल हैं, तो आपका कॉलेज या स्कूल क्या करेगा? अच्छे तरीके से डेवलप करेगा, है ना। योग्य शैक्षिक नेता को यह स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि किस विषय और किस वेतनमान में कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त होने वाले हैं, कितनी जगह खाली होने वाली हैं, और वो जो जगह खाली हो रही हैं उनकी रिक्ति पूर्ति हेतु किन योग्यताओं से परिपूर्ण अध्यापकों की नियुक्ति करनी है। नियुक्ति और प्रोन्नति यानी कि सिलेक्शन और प्रमोशन, इनके नियमों का भी नेता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें डीपली हम लोग पढ़ लेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम ना हो। छात्रों के प्रवेश की योजना, बच्चों का एडमिशन कैसे लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे का एडमिशन कैसे लेना है, उसका टेस्ट लेना है, ओरल टेस्ट लेना है, किस बच्चे को किस क्लास में रखना है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, उस पर डिपेंड करती हैं नेता पर। विद्यालय भवन और साज सज्जा, यानी कि विद्यालय के भवन निर्माण का उत्तरदायित्व शैक्षिक नेता पर ही होता है। भवन का बनना, उसकी मरम्मत करना और आवश्यकता के अनुसार उसका विकास करना प्रधानाचार्य के मुख्य कार्यों में सम्मिलित होता है। भवन निर्माण के लिए नेता को योग्य इंजीनियर चाहिए होते हैं, है ना। टेक्नोलॉजिकल जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे परामर्श लेकर के काम करना चाहिए। अब देखिए, शैक्षिक नेतृत्व के कुछ प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि हमारा एक तो निरंकुश नेतृत्व हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें इस नेतृत्व के स्वरूप में नेता अपने अनुयायियों पर, जो उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, जो उसके टीम मेंबर हैं, वह उन पर अपना अत्यधिक नियंत्रण रखने का प्रयास करता है कि जैसा मैं कहूँ ये वैसा करते रहें। यानी कि अपना पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल उन पर बना करके रखना चाहता है। अधिकांश व्यक्ति इस तरह के नेतृत्व को पसंद नहीं करते। आजकल भैया कोई नहीं चाहता कि तुम उनके ऊपर रौब दिखाओ, अपना अधिकार जमाओ, है ना। एक नौकर होता है तो उसको भी बड़ा जो है प्रेम से रखा जाता है। अगर आप एक दिन चिल्ला दोगे तो दूसरे दिन वो घूम के नहीं आता है, ठीक है। तो आजकल ये जो निरंकुश नेतृत्व है इसको कोई नहीं मानता, क्योंकि कोई किसी से कम है ही नहीं। हम तुमसे कम नहीं, तुम हमसे कम नहीं, वो वाला चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो। इस तरीके से आजकल सिर्फ प्रेम से काम लिया जा सकता है, किसी को डरा धमका कर काम नहीं कराया जा सकता है। हस्तक्षेप नेतृत्व, इसमें नेतृत्व का मात्र अनुविष्टता करना होता है, यानी कि यह नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब कर्मचारी अनुभव प्राप्त और कुशल हो। ये नेतृत्व तभी काम करता है जब जो कर्मचारी हो वो अनुभव प्राप्त यानी कि एक्सपीरियंस होल्डर हो और वो स्किलफुल हो। नौकरशाही नेतृत्व के संबंध में कहा जाता है कि वे किताबों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मशीनी तंत्र के समान काम करते हैं। लोकतांत्रिक नेतृत्व जो होता है, यद्यपि लोकतांत्रिक नेतृत्व में अधिक निर्णय लोकतांत्रिक नेता ही करता है। यह प्रक्रिया वहाँ के कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करती है, यानी कि इसमें जो भी निर्णय लेना होता है वह नेता ही लेता है और जो कर्मचारी हैं वो उनको इसे सेटिस्फाई होना पड़ता है। जनोन्मुखी नेतृत्व होता है। इस प्रकार के नेतृत्व में कर्मचारियों को संगठित करने, उनकी सहायता करने और उनका विकास करने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसमें टीम वर्क अत्यंत सशक्त होता है। सेवक नेतृत्व में क्या होता है कि इस तरह के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता की पहचान कठिन होती है। यह नेतृत्व लोकतांत्रिक नेतृत्व के समान ही होता है। इसमें नेतृत्वकर्ता किसी संस्था में भी किसी स्तर पर हो सकता है। कार्योन्मुखी नेतृत्व होता है। इस नेतृत्व के प्रकार में नेतृत्वकर्ता कुछ हद तक निरंकुश होता है। यह कर्मचारियों की कुशलता की उतनी परवाह नहीं करता। चमत्कारी नेतृत्व, इसमें नेतृत्वकर्ता अपने कर्मचारियों में निरंतर उत्साह बनाए रखता है। यह नेतृत्व बहुत ऊर्जावान होता है और यह प्रवृत्ति संगठन के लिए घातक होता है। कार्य संपादन नेतृत्व जो होता है, इसमें कर्मचारी नेतृत्वकर्ता की पूर्ण बात मानता है। इसमें नेतृत्वकर्ता को अधिकार है कि वह उन कर्मचारियों को दंडित करे जो पूर्व निर्धारित मानकों को पूर्ण ना करते हों, ठीक है।
रूपांतरण नेतृत्व जो होता है, रूपांतरण नेतृत्व दूरदर्शी होता है और अधिकांश समय संचार में खर्च करता है। ये बात हो गई। अब आज का हमारा लास्ट स्टेप रहेगा ये, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बीएड थर्ड सेमेस्टर आपका बहुत बेहतरीन गुजरे, निकले, आप क्वालिफाई कर पाएँ, तो आपको हमसे जुड़ना चाहिए। पेड नोट्स भी आपको लेने चाहिए। इसके बाद आपको कोई भी बुक, कोई भी इजी नोट्स कुछ नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं खरीदना है, टोटल जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जो पेड नोट्स 2 पेपर हैं, आपकी 200 रुपये फीस रहेगी। कितनी? ओनली 200, सिर्फ 200 रुपये, जिसमें आपको पूरी बुक्स का पूरा सब्जेक्टिव नोट कंटेंट, पूरा ऑब्जेक्टिव कंटेंट है ना, और जो इजी नोट्स आपके मार्केट में आएंगे उनकी भी पूरी कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। जितना हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। ओनली 200 में 2 सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ पूरा नोट्स आपको मिलेगा। और उसके लिए नंबर ये रहेगा हमारा 9628182649। प्यारे दोस्तों, मैसेज करना है, कैसे करना है हम बता देते हैं। देखिए ये नंबर है 9628182649, ये नंबर है। इस पर जब आप मैसेज करेंगे तो आप लिखेंगे CSJM बीएड थर्ड सेमेस्टर, बीएड थर्ड सेमेस्टर नोट्स, बीएड थर्ड सेमेस्टर नोट्स लिख देंगे आगे। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी वालों के भी मैसेज आते हैं, वो भी पेड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आपने डिटेल लिख करके भेजें मुझे डायरेक्ट, CSJM बीएड थर्ड सेमेस्टर नोट्स। ठीक, इतना लिख दें तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। 200 रुपये फीस है। और ठीक है, चलिए आगे की बात आगे करते हैं। अब जो प्रभावी नेता होता है उसके महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं? नंबर 1 तो परिचय। किसी भी संगठनकर्ता अथवा संस्था को उचित दिशा, सही डायरेक्शन और सही गति प्रदान करने के लिए प्रभावी नेता की आवश्यकता होती है ना। शैक्षिक क्षेत्र में यह नेता प्रधानाध्यापक हो सकता है, आपके प्राचार्य जी हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं। ये आपके कौन है? ये नेता के रूप में काम करते हैं। एक अच्छे नेता के अच्छे गुण ही संस्था को तीव्र गति से विकास की ओर उन्मुख कर सकते हैं। अच्छे नेता प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, आपके प्राचार्य जी हो सकते हैं। उनमें विभिन्न विद्वानों ने अनेक गुण होना आवश्यक माना है। अगर आपके प्राचार्य जी आपके नेता हैं, आपके प्रधानाध्यापक आपके नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें ये सारी क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। ऑयर्स महोदय के अकॉर्डिंग शैक्षिक नेता में 10 गुण होने चाहिए। लिख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पूछेगा ऑयर्स महोदय ने शैक्षिक नेता में कितने गुणों का होना आवश्यक बताया है, तो इन्होंने 10 गुणों का होना बताया है। स्टॉकडिल ने शैक्षिक नेता में कितने गुणों का होना आवश्यक बताया है, इन्होंने भी 10 गुण बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? अंतर्दृष्टि, जो कि अंतर्दृष्टि यानी कि एक काल्पनिक इमेजिनेशन तरीके से सोच सके, पहल कर सके, आगे तुम चलो पीछे हम चलेंगे, सहयोग कर सके, जिसके अंदर मौलिकता हो, महत्वाकांक्षी हो, संवेगात्मक स्थिरता हो, निरंतर कार्यरत रहना चाहिए, निर्णय स्थिति होनी चाहिए, लोकप्रियता हो, संप्रेषण कौशल अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। वहीं पर स्टॉकडिल ने बताया कि सामाजिकता होनी चाहिए, पहल होने चाहिए, मजबूत दृढ़ निश्चय उसके अंदर होना चाहिए, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सावधानी होनी चाहिए, अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, लोकप्रियता होनी चाहिए, सहकारिता की भावना हो, अनुकूलनीयता हो, वाकपटुता हो, कैसे कार्य होगा ये भी उसे पता होना चाहिए। नंबर मैंने आपको बता दिया है, पेड के लिए आप हमें मैसेज करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। पेड मैसेज करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज होता है। थैंक यू। रोज कंटिन्यू क्लासेज लेंगे, जो है बहुत एक्टिव रहिए चैनल पर।